लेंडिंग नॉर्म्स देखते हैं कि बैंक कैसे लैंड करती है मनी को। तो फर्स्ट मेथड के अंदर देखेंगे तो टोटल करंट एसेट रिक्वायर्ड में से लेस किया जाता है करंट लायबिलिटीज़, तो वर्किंग कैपिटल गैप आ जाता है, इसमें से लेस किया जाता है 25% फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्स, तो मैक्सिमम परमिसेबल बैंक बोरोइंग्स आ जाता है। सेकंड मेथड के अंदर देखेंगे तो करंट एसेट रिक्वायर्ड में से लेस करेंगे 25% जो कि प्रोवाइड किया जाएगा टर्म लोन फंड से, और फिर लेस किया जाएगा करंट लायबिलिटीज से, तो मैक्सिमम परमिसेबल बैंक बोरोइंग्स आ जाएगा। थर्ड मेथड के हिसाब से देखेंगे तो करंट एसेट में से लेस किया जाएगा कोर करंट एसेट, इसमें से लेस किया जाएगा 25% जो कि प्रोवाइड किया जाएगा लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर, तो लेस किया जाएगा करंट लायबिलिटीज से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरोइंग्स आ जाएगा। एन एम पी बी एफ देखेंगे मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरोइंग्स देखेंगे तो कितना आएगा 75% ऑफ द करंट एसेट में से लेस करेंगे करंट लायबिलिटीज़। फर्स्ट मेथड के हिसाब से देख रहा है ये, तो 75% या तो आप ऐसे बोलो कि 75% ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। सेकंड मेथड के हिसाब से देखेंगे तो 75% करंट एसेट्स में से लेस किया जाएगा करंट लायबिलिटीज़। थर्ड मेथड के हिसाब से देखेंगे तो 75% सॉफ्ट कोर करंट एसेट में से लेस किया जाएगा करंट लायबिलिटीज़। एग्जाम्पल देखेंगे नॉन कोर एसेट्स के नेचर्स के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करके बताना मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर द मेथड जो कि सजेस्ट किया गया है बाय द टंडन कमिटी। तो यहाँ पर देखेंगे लायबिलिटीज़ के अंदर दिया गया क्रेडिटर्स अदर करंट लायबिलिटीज़ बैंक बोरोइंग्स दे दिए गए, टोटल आएगा करंट असेट्स के अंदर दे दिए गए रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स रिसीवेबल्स अदर करंट एसेट, तो टोटल करंट एसेट आ जाएगा। और टोटल कोर करंट एसेट कैसे निकलेगा, टोटल कोर करंट एसेट्स जो है वो भी हमको दे दिया गया है कितना 200 लाख का दे दिया गया है। टोटल कोर करंट एसेट हमको दे दिया गया है कितना 200 लाख का दे दिया गया है। तो सॉल्यूशन देखेंगे तो फर्स्ट मेथड के हिसाब से देखेंगे तो 0.75 मतलब 75% करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो 510 में से माइनस करेंगे 160। ये 160 कैसे आएगा, तो यहाँ पर यहाँ पर जो 120 क्रेडिटर्स के हैं वो प्लस बाय जो 40 हैं अदर करंट लायबिलिटीज़ के, वो दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पर जो बैंक बोरोइंग्स है उसको नहीं कंसिडर करते हैं हम लोग करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। तो 510 में से माइनस करके 160 तो कितना आ जाएगा 510 माइनस बाय 160 तो 350 आ जाएगा। उसका 75% करेंगे तो कितना आ जाएगा 262.50 लैक्स आ जाएगा। मेथड 2 के हिसाब से देखेंगे तो 75% करंट एसेट माइनस बाय करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट 510 का था उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से और फिर माइनस कर देंगे 160 से, तो 2.50 लैक्स आ जाएगा। मेथड 3 के हिसाब से देखेंगे तो 75% करंट एसेट माइनस बाय कोर करंट एसेट का करेंगे और फिर माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटीज से। तो करंट एसेट हमारी थी 510 और कोर करंट एसेट हमको दे दी गई थी 200, तो हमारे पास इसका 75% करेंगे और फिर माइनस करेंगे 160 से 72.50 लैक्स आ जाएगा। ये नोट किया गया है कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है ग्रेजुअली फर्स्ट मेथड से लेकर सेकंड मेथड और थर्ड मेथड के अंदर। फर्म जिसके पास ऑलरेडी बैंक लोन है 250 लाख की जो कि हमको ऊपर दिया गया था, वो अवेल कर सकती है लोन 12.50 लाख की फर्स्ट मेथड के हिसाब से। कैसे आएगा, तो 250 लाख की लोन पहले लेके बैठी करंट लायबिलिटी के अंदर दिख रही है, और फर्स्ट मेथड के हिसाब से 262.50 लैक्स की अभी लोन को ले सकती है। तो 262.50 में से 250 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12.50 लाख आ जाएगा। लेकिन अगर सेकंड मेथड के हिसाब से देखें तो वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि 222.50 ही है और उसने 250 पहले से लेके बैठी है लोन्स, इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है वो एडिशनल फाइनेंस के लिए। और अगर देखते हैं थर्ड मेथड के हिसाब से तो वहाँ पर आ रहा है 72.50 लैक्स, इसलिए वहाँ पर भी वो एलिजिबल नहीं है। जो प्रेजेंट बैंक बोरोइंग्स है वो कितनी है 250 लाख की है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फोरकास्ट किया जा रहा है लिमिटेड का 31 मार्च 2021 के लिए। बैलेंस शीट दे दी है 31 मार्च 2021 के रुपीज़ इन लैक्स के अंदर है और 31 मार्च 2020 के रुपीज़ इन लैक्स के अंदर है। रॉ मटेरियल दे दिया, वर्क इन प्रोग्रेस दे दिया, फिनिश गुड्स दे दिए, रिसीवेबल दे दिए, पेबल्स दे दिए, एनुअल परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल सारा क्रेडिट के ऊपर है, एनुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, एनुअल कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, एनुअल सेल्स सारा क्रेडिट के ऊपर है। टेक करना है 365 डेज इन ए ईयर और हमको कैलकुलेट करके बताना है नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नंबर्स ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर, अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। तो आंसर देखते हैं। तो पहले आर फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड इसको बोलते हैं आर। कैसे निकलेगा, तो एवरेज स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल को डिवाइड करेंगे एनुअल कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई करेंगे 365 से। तो यहाँ पर एवरेज निकालेंगे 45 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा। और फिर उसको डिवाइड कैसे करेंगे एनुअल कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल से। तो एनुअल कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल वो कैसे निकलेगा, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल प्लस बाय परचेस माइनस बाय क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल कितना था 45 था और क्लोजिंग कितना था 65 था। तो और परचेस कितना किया हमने 400 का किया, यहाँ पर दिया गया था परचेस कहाँ दिया गया था हमको, एनुअल परचेस ऑफ द रॉ मटेरियल ऑल क्रेडिट के ऊपर है 400 का।
तो हमारे पास 380 आ जाएगा एनुअल कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 53 डेज आ जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए देखेंगे डब्ल्यू एवरेज स्टॉक ऑफ द WIP को डिवाइड करेंगे एनुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन से और मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से। तो यहाँ पर एवरेज कैसे निकलेगा, तो 51 प्लस बाय 35 डिवाइड बाय 2 करेंगे और फिर नीचे क्या करेंगे हम लोग, एनुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो कि हमको दिया गया था कितना है, एनुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन 450 का है और फिर मल्टीप्लाई 365 से कर देंगे तो 35 डेज आ जाएगा। फिनिश स्टॉक ऑफ द फिनिश स्टॉक स्टोरेज पीरियड देखेंगे एफ, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एवरेज स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स को डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई करेंगे 365 से। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो 60 प्लस बाय 70 डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड करेंगे COGS से, तो वो कितना है 525 और फिर मल्टीप्लाई 365 से करेंगे तो 45 डेज आ गया। रिसीवेबल या तो रिटेल कलेक्शन पीरियड डी निकालेंगे तो एवरेज रिसीवेबल्स को डिवाइड करेंगे एनुअल क्रेडिट सेल से मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो 112 प्लस बाय 135 डिवाइड बाय 2 करेंगे और फिर डिवाइड किससे कर देंगे, एनुअल क्रेडिट सेल्स से। एनुअल क्रेडिट सेल्स कितना है, तो 585 का है और फिर मल्टीप्लाई 365 से करेंगे तो 77 डेज आ जाएगा। वैसे ही पेएबल्स या तो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड निकालेंगे तो एवरेज पेएबल्स फॉर द मटेरियल्स को डिवाइड करेंगे एनुअल क्रेडिट परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो 68 प्लस बाय 71 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हमारा एवरेज निकल जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे एनुअल क्रेडिट परचेज से, वो कितना दिया गया था हमको, एनुअल क्रेडिट परचेज जो था वो कितना है 400 का है। एनुअल क्रेडिट परचेस कितना है 400 का है, तो वो उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो हमारे पास 64 डेज निकल के आ जाएगा। नेट ऑपरेटिंग साइकिल जो हमको फाइंड आउट करना था वो कैसे निकलेगा, R प्लस बाय W प्लस बाय F प्लस बाय D माइनस बाय C करेंगे तो 53 35 45 77 माइनस करेंगे 64 से तो 146 डेज आ गया। नंबर्स ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल इन रियल देखेंगे तो 365 को डिवाइड करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से, तो 365 को डिवाइड करेंगे 146 से 2.5 टाइम्स आ जाएगा। अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल जो कि रिक्वायर्ड होगा तो वो कैसे निकालेंगे, तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल से, तो यहाँ पर 325 दिया गया था हमको एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसको किससे डिवाइड करेंगे 2.48 से। यहाँ पर जो 2.5 ऊपर आ रहा था नंबर्स ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल्स उसको राउंड ऑफ करके लिखा है, इसलिए यहाँ पर इन लोगों ने एग्जैक्ट फिगर लिखा है जो कि वहाँ पर आ रहा था 365 को डिवाइड करने से 146 से, तो वहाँ पर कितना आ रहा था 2.48, वहाँ पर उन्होंने ऊपर राउंड ऑफ कर दिया है लेकिन यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं किया है, तो 325 को डिवाइड करेंगे 2.48 से 130 lakhs आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे फॉलोइंग डेटा हमको रिलेट कर रहा है ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का EL दे दिया गया 2021 का, रॉ मटेरियल हेल्ड इन स्टोर्स दे दिया गया है, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड दे दिया गया, कन्वर्जन प्रोसेस पीरियड दे दिया गया है जिसके अंदर रॉ मटेरियल जो है वो 100% है और अदर कॉस्ट जो है वो 50% कंप्लीट है। फिनिश गुड्स स्टॉक फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड दे दिए गए, क्रेडिट पीरियड फॉर फ्रॉम द सप्लायर्स दे दिए गए, एडवांस पेमेंट टू द सप्लायर्स दे गए, टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर एनम के हिसाब से दे दिए गए 75% जो कि टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस का है वो रॉ मटेरियल का है और 360 डेज़ अज्यूम करना है, एक साल के अंदर हमको कैलकुलेट करके बताना है हर आइटम का करंट असेट्स एंड द करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर कंपनी मेंटेन करती है कैश बैलेंस 10 लाख रुपए ऑल टाइम्स के अंदर, तो WIP कितना है 100% कंप्लीट है मटेरियल के रिस्पेक्ट में और 50% कंप्लीट है अदर कॉस्ट के रिस्पेक्ट में। तो नंबर्स ऑफ द डेज फॉर WIP जो है वो कितना है 10 दिन का दिया गया है हमको, वो कितना दे दिया गया है 10 दिन का दिया गया है और 10 दिन का अगर हम लोग मटेरियल के लिए है और अदर कॉस्ट के लिए देखें तो 5 डेज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि वहाँ पर 50% ही कंप्लीट है इसलिए। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखेंगे रॉ मटेरियल के लिए और अदर कॉस्ट के लिए और फिर टोटल करेंगे तो कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आएगा, तो यहाँ पर 800 जो हमको दिया गया था 800 का कितना परसेंट है 75% रॉ मटेरियल के लिए है, तो बाकी का 25% किसके लिए हो गया, तो अदर कॉस्ट के लिए हो गया, तो 600 200 आ जाएगा और टोटल के अंदर 800 आ जाएगा। अभी रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग कैसे निकालेंगे, तो ये जो 600 आया ये 600 कितने का है 20 डेज़ के लिए है, हेल्ड इन अ स्टोरेज कितना 20 डेज़ के लिए है, तो 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे 360 से तो कितना आएगा 33.33 आ जाएगा और अदर कॉस्ट के अंदर तो कुछ है नहीं रॉ मटेरियल, तो 33.33 आ जाएगा क्योंकि वो तो 100% कंप्लीट था इसलिए वो किस में आएगा सिर्फ रॉ मटेरियल के अंदर आएगा, अदर कॉस्ट के अंदर नहीं आएगा। WIP के अंदर देखेंगे तो 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और फिर 360 से डिवाइड करेंगे तो 16.67 आ जाएगा। यहाँ पर मटेरियल के रिस्पेक्ट में हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि वो 100% कंप्लीट होता है इसलिए हम उसको सिर्फ रॉ मटेरियल के अंदर ही लिखेंगे, अदर कॉस्ट के अंदर नहीं लिखेंगे। और WIP के अंदर हमको तो परसेंटेज दे ही दिया गया था कितना 10 दिन और 5 दिन का दिया गया था, तो 600 को मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 360 करेंगे तो 16.67 और 200 को मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 360 करेंगे तो 2.78, टोटल करेंगे तो 19.45 आ जाएगा। फिनिश गुड्स स्टॉक होल्डिंग देखेंगे तो वो कितना आएगा, तो 45 डेज़ का तुमको दिया गया है, तो 600 को मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाय 360 करेंगे तो 75, 45 को डिवाइड करेंगे 360 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे तो 25 आ जाएगा, टोटल करेंगे तो 100 आ जाएगा।
यहाँ पर दोनों के अंदर लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमको अज्यूम करके चलते हैं कि दोनों के अंदर इनकम्प्लीट ही होता है, मतलब अदर कॉस्ट भी इनकम्प्लीट ही होता है फिनिश गुड्स के ऊपर। तो यहाँ पर भी हम लोग दोनों के अंदर लिखेंगे और फिर रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड देखेंगे तो कितना आएगा, 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। ये 30 क्या है, 30 हमको दिया गया था रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 30 का। तो 600 का मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 360 से करेंगे तो 50 आ जाएगा। 200 का मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 360 से करेंगे तो 16.67 आ जाएगा। टोटल करेंगे तो 66.67 आ जाएगा। एडवांस टू सप्लायर्स कितना है, 600 का मल्टीप्लाई विथ 5 से करेंगे। यहाँ पर दिया गया था हमको एडवांस पेमेंट टू द सप्लायर 5 डेज़ का है। तो 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से डिवाइड पर करेंगे 360 से, तो 8.33 आ जाएगा। इसके अंदर अदर कॉस्ट तो आएगी नहीं, क्योंकि ये क्रेडिटर्स फॉर गुड्स है, ना कि क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, इसलिए यहाँ पर सिर्फ रॉ मटेरियल के अंदर ही आएगा। तो 600 को मल्टीप्लाई विथ 5 डिवाइड बाई 360 करेंगे तो 8.33 आ जाएगा। टोटल के अंदर भी 8.33 क्रेडिट पीरियड फ्रॉम दी सप्लायर्स देखेंगे तो वो कितना दिया गया था हमको, तो 60 डेज़ का दिया गया था। वो कितना दिया गया था, 60 डेज़ का दिया गया था। तो 600 का 60 डिवाइड बाई 360 करेंगे तो 100 आ जाएगा। और ये 100 हम लोग कहाँ लिखेंगे, टोटल में लिख देंगे। कंप्यूटर करेंगे वर्किंग कैपिटल जो भी हमने फाइंड आउट किया है टोटल के अंदर वो सब लिख देंगे। रॉ मटेरियल का स्टॉक 33.33 और WIP का 9145 100 आ जाएगा हमारा। फिनिश गुड स्टॉक का रिसीवेबल आ जाएगा 66.67 और एडवांस टू द सप्लायर हमारा कितना 8.33। और हमको कैश रखने के लिए बोला गया था, कितना बोला गया था, 10 लाख का बोला गया था। तो यहाँ पर वो लिख देंगे 10 और फिर डिवाइड करेंगे यहाँ पर रुपीज़ इन लैक्स के अंदर, यहाँ पर रुपीज़ इन लैक्स के अंदर, और फिर टोटल करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, टोटल करेंगे तो कितना आएगा, टोटल 7.78 आ जाएगा। इसमें से लेस करेंगे पेबल्स और क्रेडिटर्स का 100 का, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आती है 133.78। उसके बाद देखते हैं फॉलोइंग फिगर्स हमको दे दिए गए। रेशियो के रिलेशंस में टू द कंपनी सेल्स फॉर दी ईयर्स दे दिया गया, सारा क्रेडिट के ऊपर है 90 लाख। GP रेशियो दे दिया गया 35%। फिक्स एसेट टर्नओवर ये COGS के ऊपर है। स्टॉक टर्नओवर दे दिया गया है COGS के ऊपर। लिक्विड रेशियो दे दिया गया, करंट रेशियो दे दिया गया, रिसीवेबल्स टू डेट कलेक्शन पीरियड है, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू द शेयर कैपिटल, कैपिटल गियरिंग रेशियो दे दिया गया, फिक्स एसेट टू द नेट वर्थ दे दिया गया। हमको प्रिपेयर करके बताना बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउट डिटेल्स, और स्टेट करके बताना हमको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर कंपनी जो है वो कंटीजेंसी रखती है 15% ऑन द नेट वर्किंग कैपिटल के ऊपर, तो हम लोग आंसर देखते हैं। तो सेल्स दे देगा 90 लाख का, सारा क्रेडिट के ऊपर। GP रेशियो 35% है, तो GP निकालेंगे तो 90 लाख का 35% करेंगे तो 31,50,000 आ जाएगा। और फिर सेल्स माइनस बाय GP करेंगे तो COGS निकलेगा, तो 90 लाख में से माइनस करेंगे 31,50,000, तो COGS से जाएगा 58,50,000। तो फिक्स एसेट टर्न ओवर रेशियो देखेंगे COGS की बेसिस पे, तो COGS को डिवाइड करेंगे फिक्स एसेट से, तो वो कितना दिया गया था हमको, 1.5 दिया गया था। तो 1.5 इज इक्वल्स टू 58,50,000 डिवाइड करेंगे फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट आ जाएगी 39 लाख। स्टॉक टर्न ओवर रेशियो देखेंगे तो COGS को डिवाइड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक से, तो वो दिया गया था हमको 6, और 6 इज इक्वल्स टू 58,50,000 डिवाइड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक से। तो यहाँ पे 58,50,000 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना आएगा, 9,75,000 आएगा। फिक्स एसेट टू द नेट वर्थ देखेंगे तो फिक्स एसेट को डिवाइड करके नेट वर्थ से, तो 39 लाख का फिक्स एसेट है। और ये हमको कितना दिया गया था, रेशियो 1.3 का दिया गया था। तो 39 लाख को डिवाइड करेंगे 1.3 से, तो नेट वर्थ आ जाएगा 30 लाख। अभी नेट वर्थ के अंदर क्या होता है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल होता है, तो उसका हमको रेशियो दे दिया गया था कितना, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू दिस शेयर कैपिटल 1:1.5 दिया गया था। तो मतलब इसके अंदर क्या होगा, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 होगा और शेयर कैपिटल 1.5 होगा। तो 30 लाख को डिवाइड करेंगे किससे, 2.5 से, और फिर मल्टीप्लाई विथ 1 से करेंगे तो 12 लाख आ जाएगा। और 30 लाख को डिवाइड करेंगे 2.5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो कितना आ जाएगा, 18 लाख रुपये शेयर कैपिटल का आ जाएगा। करंट रेशियो देखेंगे तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं, ये हमको दिया गया था कितना, करंट रेशियो दिया गया था 2.5:1। तो ये हम लोग लिखेंगे करंट एसेट इसमें कितना होगा 2.5 और करंट लायबिलिटी 1 होगा, तो करंट रेशियो कितना आ जाएगा 1.5 का आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्विक रेशियो देखेंगे, अभी इसको करंट एसेट को सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ देना है, फिर क्विक एसेट में आ जाना है। क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी से, तो क्विक एसेट हमको दे दिया गया था 1.5 का, जिसको हम लोग लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। लिक्विड रेशियो को क्विक एसेट भी क्विक रेशियो भी बोलते हैं। तो 1.5 इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस वाई करेंगे इन्वेंटरी, हमने फाइंड आउट की 9,75,000 डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी से, तो करंट 1.5 करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस 9,75,000 आएगा। 1.5 करंट लायबिलिटीज माइनस करंट एसेट इक्वल्स टू माइनस 9,75,000 आ जाएगा। 1.5 करंट लायबिलिटीज़ में से माइनस करेंगे क्या, करंट एसेट की जगह पे अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2.5 लिख सकते हैं। करंट लायबिलिटी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब करंट एसेट 1 होगा तो करंट लायबिलिटी कितना होगा 2.5 होगा। जब करंट लायबिलिटी 1 होगा, जब करंट एसेट कितना होगा 2.5 होगा। तो यहाँ पर हम लोग करंट एसेट की जगह पर 2.5 करंट लायबिलिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.5 माइनस बाय 2.5 करेंगे तो 1 नेगेटिव में आएगा। करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव में 9,75,000, तो करंट लायबिलिटी कितना आएगा 9,75,000 आएगा। वेलोसिटी डिटेल्स वेलोसिटी रेशियो कितना दे दिया गया हमको 1 मंथ का दे दिया गया। यहाँ पर दिया गया था डिटेल्स वेलोसिटी रेशियो
कितना दिया गया था, 1 मंथ का दिया गया था। तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। बोले हाँ निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, तो 12 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी कितना आ गया, 12 आ गया। तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। तो सेल्स यहाँ पर डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है, 12 का, इज इक्वल्स टू सेल्स कितना है, 90 लाख का है, डिवाइड करेंगे एवरेज डेटर्स से, और फिर 90 लाख को डिवाइड करेंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा, 7.5 लैक्स आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, डेटर्स आ गया। इसके बाद डिटेल्स के बाद यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। लायबिलिटीज़ रुपीज़ के अंदर, एसेट रुपीज़ के अंदर, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये जो भी हमने पीछे फाइंड आउट किया वो सब लिख देंगे हम यहाँ पर। फिक्स एसेट भी लिख देंगे, करंट एसेट भी लिख देंगे। यहाँ पर टोटल करेंगे एसेट्स का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 63 लैक्स 37,500। यहाँ पर सिर्फ करंट एसेट के अंदर ये जो अदर लिखा है यहाँ पर कैश एंड बैंक लिख देना है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कैश एंड बैंक दिया गया था। हमको स्टॉक भी मिल गया, डेटर भी मिल गया, लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो अदर्स जो बचेगा 24,37,500 का हमारा करंट एसेट आया था, उसमें से स्टॉक हमको ने फाइंड आउट किया था 9,75,000 का, उस वो लेस कर देंगे, डेटर्स 7,50,000 का लेस कर देंगे, तो जो बचेगा 7,12,500 वो हमारा क्या होगा, कैश एंड बैंक हो जाएगा। और लायबिलिटीज़ के अंदर देखेंगे तो लायबिलिटीज़ के अंदर भी कुछ अमाउंट बचेगी, वो क्या हो जाएगा हमारा, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो जाएगा। यहाँ पर 63,37,500 का हम लोग एसेट का टोटल करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे शेयर कैपिटल 1812 और रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी 9,75,000, तो 23,62,500 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएगा। इसके बाद वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट देखेंगे तो करंट एसेट जितना था वो सब लिख देंगे हम लोग, इन्वेंटरीज, रिसीवेबल, कैश इन बैंक, तो टोटल हमारा करंट एसेट आएगा 24,37,500, माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में क्या आएगा, 9,75,000 जो कि हमने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा नेट वर्किंग कैपिटल्स, 14,62,500 आ जाएगा। और प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी हमको 15% बचा के रखना है, तो वो किसका करेंगे हम लोग, तो ये जो नेट वर्किंग कैपिटल है 14,62,500, 14,62,500 का 15% करेंगे तो कितना आएगा, 2,19,375। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारे पास आ जाएगा 16,81,875। कैसा आएगा, 14,62,500 प्लस बाय 2,19,375। यहाँ पर जो करंट असेट फाइंड आउट कैसे करना था, तो ये जो करंट लायबिलिटी 9,75,000 आया, इसको मल्टीप्लाई करना था 2.5 से, तो हमारे पास आ जाएगा करंट असेट 24,37,500 का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, PQ लिमिटेड है कंपनी जो कि न्यूली कमेंस करे, उसकी बिजनेस फॉलोइंग प्रोजेक्शन दे दिया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सेल्स दे दिया गया, COGS दे दिया गया, प्रॉफिट दे दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया गया, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया गया। जो कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड है वो अराइव किया जाता है एज अंडर मटीरियल यूज्ड, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स। 10% ऑफ द गुड्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, प्रोड्यूस 10% ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस, मतलब जो प्रोड्यूस हो गए हैं गुड्स वो अभी तक सोल्ड नहीं किए गए हैं। 10% जो गुड्स प्रोड्यूस हो गए हैं वो अभी तक सोल्ड नहीं किए गए हैं। फिगर आउट हमको जो दी गई है ऊपर, ओनली टू द फिनिश गुड्स एंड नॉट टू द WIP। गुड्स जो इक्वल्स करते हैं 15% ईयरली प्रोडक्शन के लिए, वो प्रोसेस के अंदर रहते हैं ऑन एन एवरेज रिक्वायरमेंट फुल मटीरियल्स, बट 40% ऑफ द अदर एक्सपेंसेस, मतलब WIP की कहीं ना कहीं बात कर रहा है, जिसके अंदर बोल रहा है कि जो 15% ईयरली प्रोडक्शन होता है गुड्स का वो प्रोसेस के अंदर रहते हैं, और उसके अंदर मटेरियल पूरा कंप्लीट होता है, लेकिन जो अदर एक्सपेंस है वो 40% ही कंप्लीट होता है, मतलब WIP का परसेंटेज दे रहा है हमको। जो कंपनी बिलीव्स कर रही है मटेरियल रखने के अंदर 2 मंथ का, मतलब ये हमको क्या बोल रहा है कि कितना मटेरियल हम लोग रखेंगे एट द एंड कंजम्पशन इन द स्टॉक के लिए, 2 मंथ का रखेंगे। ऑल एक्सपेंसेस जो है वो पेड किया जाता है 1 मंथ इन एडवांस, मतलब यहाँ पर हमको प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात बोल रहा है। 1 मंथ के हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है। सप्लायर्स जो मटेरियल का है वो एक्सटेंड कर रहा है कितना, 1.5 मंथ, मतलब 1.5 मंथ का क्रेडिट हमको दे रहा है। सेल्स जो है वो कितना 20% कैश के ऊपर है, और जो रेस्ट है वो 2 मंथ के क्रेडिट के ऊपर है, मतलब कितना 80% जो है वो क्रेडिट सेल्स है, और वो 2 महीने के क्रेडिट के ऊपर है। 70% जो इनकम टैक्स है वो पेड किया जाता है इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, मतलब हर क्वार्टर में दिया जाता है, ठीक है। और जो कंपनी है वो विश कर रही है कि वो कैप्ट करेगी 8,000 रुपीज़ इन कैश, और 10% जो है वो एडिट किया जाता है टू द एस्टिमेटेड फिगर फॉर अनफोर्सिन कंटिजेंसी, मतलब जो भी वर्किंग कैपिटल आएगा नेट वर्किंग कैपिटल, उसके अंदर ये अनफोर्सिन काम को 10% ऐड कर देना है। स्टेटमेंट बनाएंगे जो कि रिक्वायर्ड करेगा वर्किंग कैपिटल का। करंट असेट्स के अंदर इन्वेंटरी स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल कितना आएगा, 96,600। 96,600 कैसा आएगा, तो ये जो हमको 84,000 का मटेरियल यूज़ दिया गया था, इसके अंदर हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, ये 15% ऐड करना पड़ेगा। इसका 15% ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96,600 आ जाएगा। ये हमारा रॉ मटेरियल का आ जाएगा, जो कि हमारा स्टॉक में पड़ा होगा। तो
कितना पड़ा होगा, तो 2 मंथ का पड़ा होगा। यहाँ पर हमको ऊपर नीचे दिया गया था कि 2 मंथ का जो है वो हमारा किस में है, स्टॉक के अंदर है, कंपनी बिलीव कर रही थी। तो मल्टीप्लाई करेंगे 96,600 को 2 से और फिर डिवाइड करेंगे 12 से, तो 16,100 आ जाएगा। स्टॉक ऑफ द WIP देखेंगे तो स्टॉक ऑफ द WIP कैसे निकालेंगे, तो रॉ मटेरियल हमारा है कंजम्पशन के अंदर 12,600 का कैसे निकला, तो 84,000 का 15% किया, तो वो कितना आया 12,600। उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है उसको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। वो कितना निकलेगा, तो 62,500। ये 62,500 जो वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया गया था, इसका 15% करेंगे। क्योंकि 15% क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि हम लोग 15% ये प्रोडक्शन का WIP में रख रहे हैं। तो यहाँ पर इसका 15% करेंगे और फिर उसका 40% करेंगे। 15% का 40% करेंगे। यहाँ पर 15% जो है उसका 40% करेंगे, क्योंकि WIP के अंदर कितना रखना था हमको, अदर एक्सपेंस के अंदर 40% रखना था। बाकी मटेरियल के अंदर तो 100% था, इसलिए वहाँ पर हमने 100% नहीं किया, मतलब 100% ही किया। 84,000 का 15% और फिर उसका 100% तो 12,600 आया। और वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के अंदर 62,500 का मल्टीप्लाई करेंगे 15% मल्टीप्लाई करेंगे 40% से, तो कितना आएगा 3750। तो टोटल करेंगे तो 16,350 आ जाएगा हमारा। और ये हम लोग ऊपर लिख देंगे स्टॉक ऑफ द WIP। स्टॉक ऑफ द FG के अंदर देखेंगे तो 1,46,500। ये 1,46,500 कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर जो हमने डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकाली थी 96,600, इसमें ऐड कर देंगे वेजेस की। वेजेस कितना है 62,500, इसके अंदर 3750 ऐड करना पड़ेगा 62,500 के अंदर। ये हम लोग कहाँ से ऐड कर रहे हैं 3750, ये जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है 62,500 का 15% और उसका 40% जो कि WIP में हमारा पड़ा था, वो हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा 66,250। और फिर डेप्रिसिएशन तो इसके अंदर लेना नहीं होता, क्योंकि हम लोग कैश कॉस्ट पैसे पे बना रहे हैं। तो क्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा हमारा 162,850। कितना आ जाएगा 162,850। और फिर उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, कितना था 16,350 का फाइंड आउट किया था। तो वो माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड आ जाएगा 146,500। इसमें ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो कि कितना है 14,000 का है। ये कहाँ दिया गया था हमको, तो यहाँ ऊपर दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 14,000 का। तो ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16500 आ जाएगा। अभी हम लोग पहले यहाँ से देख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस है वो कितना है 146,500 है। वो कितना है 146,500 है। तो वो हम लोग क्या करेंगे 146,500 स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स के अंदर लिखेंगे। और 10% यहाँ पर बोला गया था ना, स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स में 10% ऑफ द प्रोड्यूस गुड्स नॉट येट सोल्ड, मतलब वो हमारा किस में पड़ा होगा, तो स्टॉक में पड़ा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स 146,500 का 10% 14,650 आ जाएगा। रिसीवेबल्स डिटेल्स देखेंगे तो डिटेल्स के लिए अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो टोटल कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, तो अभी हमने एडमिन तक तो देख लिया था, 16500 भी आ गया था। इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 14,650 का, जो कि हमने ये फाइंड आउट किया था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड 14,650 का। इसको लेस करेंगे तो 145,850 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड इसमें ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो कि कितना था 13,000 का। ये हमको कहाँ दिया गया था, यहाँ पर दिया गया था ऊपर से सेलिंग एक्सपेंसेस। ये हम लोग क्या कर देंगे, ये हम लोग ऐड कर देंगे तो 158,850 आ जाएगा। इसका 80% डिटेल्स का होगा कॉस्ट, कैश कॉस्ट ऑफ द सेल्स। क्यों 80%, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था 20% तो कैश का है, तो बाकी का कितना होगा, तो बाकी का हमारा डिटेल्स होगा। तो वो 80% 127,080 आ जाएगा। और ये 127,080 रिसीवेबल्स के अंदर आएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइड बाई 12, क्योंकि 2 मंथ का यहाँ पर दिया गया था। रिसीवेबल्स के अंदर जो क्रेडिट के ऊपर दिया गया था वो क्या बोला था कि 2 मंथ के क्रेडिट के ऊपर है। तो यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 21,180 आ जाएगा। कैश इन हैंड हमको कितना रखना है 8,000 का रखना है, तो वहाँ 8,000 ऐड कर देंगे। और फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी हमने किए हैं वो सब भी करंट एसेट का पार्ट बनेंगे। तो वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 66,250 का आएगा। वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये जो हमने WIP ऐड करने के बाद आएगा, जो 62,500 प्लस 3750 करेंगे तो कितना आएगा 66,250। ये 66,250 का 1 मंथ आपको क्रेडिट के ऊपर 1 मंथ हमने प्रीपेड किया होगा। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस में आएगा 1 डिवाइड बाई 12, तो 5521 आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 14,000 का 1 डिवाइड बाई 12 और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 13 का 1 डिवाइड बाई 12। ये सारे हमारे एक्सपेंसेस क्या आते हैं, तो प्रीपेड थे। और फिर एडवांस टैक्स जो हमने पेड किया गया है वो कितना है, तो जो यहाँ पर हमको दिया गया था, कितना दिया गया था, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,000 का दिया गया था। ये 10,000 का 70% जो था वो हमने पेड कर दिया था एडवांस के ऊपर, और क्वार्टरली बेसिस पे किया था। तो 3 मंथ आते हैं, एक क्वार्टर के अंदर 3 मंथ होता है। तो 3 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 1750 का हमारा एडवांस होगा। ये एडवांस टैक्स पेड किया होगा हमने 1750 का। तो क्रॉस वर्किंग कैपिटल देखेंगे तो 85,801 आ जाएगा। और फिर करंट लायबिलिटी देखेंगे तो पेबल्स फॉर द रॉ मटेरियल कितना आएगा 1,12,700 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 डिवाइड बाई 12 से करेंगे। यहाँ पर 1.5 का हमको क्या मिला था, क्रेडिट पीरियड मिला था। और ये 1/12
1,12,700 कैसे आएगा, तो रॉ मटेरियल जो हमने कंज्यूम किया था वो कितना था, 96,600 का था। यहाँ पर हमको दिया गया था 96,600, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 84 का था और प्लस बाय WIP के अंदर 12,600 का था, तो 96,600 आ गया। इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 16,100 का। 16,100 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक था। 16,100 का ये जो हमारा स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल था वो कितना था, 16,100 का। तो हमारे पास कितना आएगा, 1,12,700 आ जाएगा। और ये 1,12,700 का हमको क्रेडिट पीरियड सप्लायर्स कितना दे रहा था, 1.5 मंथ का दे रहा था। तो 1.5 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा 14,088 आ जाएगा। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो कि हमने नेट ऑफ किया था एडवांस टैक्स के अगेंस्ट में, वो कितना आएगा 30%, क्योंकि 70% हमने एडवांस टैक्स पे कर दिया था और उसका प्रीपेड जो था वो भी हमने सेट ऑफ कर दिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा, तो 30% हमारा बचेगा। तो ये 30% आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा फॉर द टैक्सेशन। तो 10,000 का 30% करेंगे तो कितना आएगा, 3,000 आ जाएगा। तो टोटल करंट लायबिलिटीज़ हमारा आ जाएगा 17,088 और एक्सेस करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा हमारा, 68,713। और इसके अंदर 10% हम लोग अनफोर्सिंग कंटिजेंसीज का जोड़ देंगे। 68,713 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 6871। और फिर नेट वर्किंग कैपिटल्स रिक्वायरमेंट हमारे को कितना का पड़ेगा, 75,584 का। इसके बाद देखते हैं MA लिमिटेड है, कमेंट्स कर रही है उसका न्यू प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्लास्टिक कंपोनेंट कर रही है। और एनुअल प्रोडक्शन उसका है 12,000 यूनिट का, जो कि फुल कैपेसिटी पे है। कॉस्ट ऑफ पर यूनिट के दे दिए गए हमको, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड द वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दे दिए गए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट का जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 96 है और सेलिंग एक्सपेंसेस 5 का। और यहाँ पर 5 के सेलिंग एक्सपेंसेस में आपको नीचे बोला गया था कि जो 80% है वो वेरिएबल है, मतलब 5 का 80% करेंगे तो कितना आएगा, 4 वेरिएबल है। तो 1 क्या होगा, तो फिक्स होगा। इन द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑपरेशंस का हमको दे दिया गया। प्रोडक्शन नंबर्स ऑफ द यूनिट्स के अंदर दे दिया गया ईयर 1 के अंदर 6,000 और सेल्स किया गया नंबर्स ऑफ द यूनिट्स कितना 5,000, 2 का दिया गया 9,000 और सेल्स यूनिट दिया गया 8,500। असेट्स जो असेस किया जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो नीचे दिया गया है, वैसे होगा। तो स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल 2.25 मंथ एवरेज कंजम्पशन का होगा। WIP जो है वो कुछ भी नहीं है। डेटर्स जो है वो 1 मंथ एवरेज सेल्स का होगा। कैश बैलेंस जो है वो 10,000 का हमको रखना है। क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई ऑफ द मटेरियल कितना दिया है, 1 मंथ एवरेज परचेस ड्यूरिंग द ईयर्स का दे दिया। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस 1 मंथ एवरेज ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर दे दिया गया। प्रिपेयर करके बताना है 2 मंथ का। प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इग्नोर करना है टैक्सेशन। एंड जो सेकंड के अंदर क्या है, प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर बनाएंगे हम लोग प्रोजेक्ट स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इग्नोर करते हुए टैक्सेशन का। प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर ईयर 1 और ईयर 2 के अंदर 6,000 9,000, सेल्स यूनिट के अंदर 5,000 8,500। सेल्स रेवेन्यू कितना आएगा, सेल्स यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 96 से। ये 96 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना था, 96 का था। 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 96 से, तो 6 यहाँ पर सेल्स यूनिट बोला है। सेल्स यूनिट कितना है, 5,000 है। 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 से तो कितना आएगा, 4,80,000। और 8,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 से तो कितना आएगा, 8,16,000 आएगा। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन निकालेंगे तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी, तो जो यूनिट प्रोड्यूस है उसको मल्टीप्लाई विद 40 से करेंगे। यहाँ पर मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट दे देगा 40, तो मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्रोड्यूस से 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो कितना आएगा, 2,40,000। वैसे ही 9,000 को मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो कितना आएगा, 3,60,000 आएगा। डायरेक्ट लेबर एंड द वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना आएगा, तो जो यूनिट प्रोड्यूस है 6,000 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। ये 20 कहाँ दिया गया था, हमको ऊपर दिया गया था 20, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। और वैसे सेकंड के अंदर भी कर देना है। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस देखेंगे तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो फिक्स है, तो ये सब किसके ऊपर आएगा, ये तो फुल कैपेसिटी के ऊपर आएगा। तो फुल कैपेसिटी कितनी थी हमारी, 12,000 की। तो 12,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 को, क्योंकि यहाँ पर 6 दिया गया था कॉस्ट पर यूनिट, तो कितना आ जाएगा, 72,000 आ जाएगा। और वैसे सेकंड के अंदर भी कितना आएगा, 72,000 आ जाएगा। ये जो फिक्स्ड होता है ये हमको 12,000 पे करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन भी 12,000 यूनिट पे करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 यूनिट का दिया गया था हमको। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। और सेकंड में भी 1,20,000 आएगा। फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना आएगा, तो वो भी 12,000 के ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, डेप्रिसिएशन भी होता है, वो सब हमारा किस पे आएगा, तो फुल कैपेसिटी पे आएगा। तो 12,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे, क्योंकि 4 कॉस्ट पर यूनिट दिया गया था। तो 4 से करेंगे तो 48,000 आएगा। और सेकंड में भी 48,000 टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन देखेंगे तो 6 लाख और 7,80,000 आ जाएगा। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स, तो पहले के अंदर तो कुछ है नहीं, सेकंड के अंदर कुछ आएगा, लेकिन वो कब क्या आएगा, जब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट का क्लोजिंग निकालेंगे वही सेकंड का ओपनिंग हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ द गुड अवेलेबल फॉर द सेल्स कितना आएगा, तो 6,000 यूनिट्स ईयर 1 के लिए और ईयर 2 के लिए 10,000 यूनिट। ये 6,000 यूनिट कैसा था, तो जो हमको ऊपर दिया गया था कॉस्ट जो कि अवेलेबल थी 6,000 यूनिट के लिए, ये प्रोडक्शन यूनिट्स है। और 10,000 कैसे आएगा, तो ये जो 1,000 यूनिट हमारा जो क्लोजिंग में बच जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स का, ये 1,000 यूनिट जो 6,000 में से 5,000 माइनस करा, मतलब 6,000 बनाया था और 5,000 सोल्ड करा, मतलब 1,000 बच गया। ये 1,000 हमारा क्या हो जाएगा,
प्रोडक्शन के अंदर ऐड हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा सेकंड ईयर के लिए। तो 1000 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक प्लस बाय 9000 यूनिट का हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000 यूनिट का आ जाएगा। ठीक है, 10,000 का आ जाएगा, और 10,000 में से फिर 8,500 हमने सेल कराया, मतलब 1500 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, 1500 यूनिट हमारा क्लोजिंग में बच जाएगा सेकंड ईयर के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 6 लाख आ गया कॉस्ट ऑफ द गुड्स जो कि अवेलेबल होगा फॉर द सेल्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, प्रोडक्शन यूनिट से, 6000 से, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, पर यूनिट का आ गया कॉस्ट, पर यूनिट का कॉस्ट आ गया। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कर देखेंगे तो 1000 यूनिट है, तो 1000 यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना आएगा, 1 लाख आ जाएगा। ये हमारे जो कॉस्ट सेट बनाते थे बस वैसा ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 5 लाख का COGS आ जाएगा। इसके अंदर ऐड कर देंगे सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि वेरिएबल होगा, वेरिएबल पोर्शन कितना था, तो 4 रुपये का था। कैसे था, तो 5 का 80% जो हमको दिया गया था, यहाँ पर ये लाइन कट गई है 80% वाली, तो यहाँ पर 5 का 80% करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, सेल्स यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सेल्स यूनिट कितना था, 5000 था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। और वैसे सेलिंग एक्सपेंस 1 का, तो सेलिंग एक्सपेंस कितना आएगा, 12,000 के ऊपर आ जाएगा, 12,000 यूनिट के ऊपर आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंस, जो कि फिक्स होता है। वो हमें किसके ऊपर लेना होता है, फुल कैपेसिटी के ऊपर लेना होता है, जो कि कितना था, 12,000 था। तो 12,000 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएगा, 12,000 आ जाएगा। और सेकंड में भी वहाँ पर 12,000 ही रहेगा। और सेलिंग एक्सपेंसेस जो सेल्स यूनिट मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, यहाँ पर कितना होगा, तो हमने जितना सेल्स किया होगा उसका मल्टीप्लाई विथ 4 करेंगे। तो सेकंड ईयर का देखते हैं हम लोग। तो सेकंड ईयर के अंदर 7,80,000 का तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आ गया। उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स 1,000 यूनिट का, तो वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो क्लोजिंग था वो ये ओपनिंग हो जाएगा, तो 1 लाख आ जाएगा। तो 8,80,000 हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर द सेल्स। इसको किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे जो 1,000 यूनिट जो हमारा बच गया था फर्स्ट ईयर के अंदर, प्लस बाय जो 9,000 यूनिट जो हमने प्रोड्यूस करें, तो टोटल हमारा प्रोडक्शन कितना हो गया, तो 10,000 का हो गया। तो 10,000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 8,80,000 को डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो कितना आएगा, 88 आ जाएगा। और 88 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 से, तो कितना आएगा, 1,32,000 आ जाएगा। जिसको माइनस करेंगे तो 7,48,000 का हमारा कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे हम लोग क्या, तो जो सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि वेरिएबल पोर्शन का 4 रुपये के हिसाब से सेल्स यूनिट से, तो 8,500 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 34,000 आ जाएगा। और 12,000 तो वैसे के वैसे ही रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ द सेल्स हमारे पास 7,94,000 आ जाएगा। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो पहले के अंदर लॉस आ रहा है, 52,000 का कैसा आएगा, तो ए में से बी माइनस करेंगे, तो ये क्या था, सेल्स रेवेन्यू 4,80,000 में से माइनस करेंगे तो 5,32,000, तो हमारा 52,000 का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। और वैसे सेकंड के अंदर देखेंगे सेकंड कितना है, तो 8,16,000 माइनस करेंगे हम लोग कितना, 7,94,000, तो 22,000 का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। वर्किंग देखेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे, क्रेडिटर्स फॉर द सप्लाईज ऑफ द मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 2,40,000, 3,60,000। ये हमको ऊपर हमने फाइंड आउट किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर से। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लोग क्या, क्लोजिंग स्टॉक कितने का आएगा, तो 2.25 मंथ का आएगा, जो कि एवरेज कंजम्पशन है, तो 45,000 और 67,500 का ये हमको स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल के अंदर दिया गया था। 2.25 का एवरेज कंजम्पशन है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2,40,000 मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 और डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारा 45,000 आ जाएगा। और 3,60,000 को डिवाइड करेंगे 2.25 डिवाइड 3,60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 से, डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, तो कितना आएगा, 67,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इसमें से फिर क्या करेंगे, लेस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक तो फर्स्ट में नहीं आएगा, सेकंड के अंदर आएगा, कितना आएगा, 45,000 का आएगा। ये 45,000 ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आएगा, जो फर्स्ट ईयर का हमारा जो क्या था, क्लोजिंग था, वही हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर 45,000 कैसा है, जो फर्स्ट ईयर का हमारा क्लोजिंग था वही हमारा सेकंड ईयर का ओपनिंग हो गया 45,000। तो यहाँ पर परचेस ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा हमारे पास 2,85,000 और 3,82,500। इसको क्या करेंगे हम लोग, एवरेज परचेस पर मंथ निकालेंगे, तो वो कितना आएगा, 23,750 कैसा आएगा, तो 2,85,000 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो कितना आएगा, 23,750, और 3,82,500 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 31,875 आ जाएगा। क्यों हम लोग ये निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो क्रेडिटर्स था वो भी कितने मंथ का था, 1 मंथ एवरेज परचेज ड्यूरिंग द ईयर वाला का था, मतलब 1 मंथ का हमको क्रेडिट मिल रहा था, क्रेडिट पीरियड मिल रहा था। तो यहाँ पर 23,750 हमारा बचेगा, जो कि हमारा किस में रहेगा, तो लाइबिलिटीज़ में रहेगा, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आएगा 23,750 और 31,875। क्रेडिटर्स फॉर द एक्सपेंस देखेंगे तो जितने भी एक्सपेंस दिए गए, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये जितने भी एक्सपेंस दिए गए हमको फर्स्ट और सेकंड के, 1,20,000
72,000 वाले 72,000 प्लस बाय एडमिन के वाले कितने हैं 48,000 है और 32,000 है। सिर्फ टेपरी को छोड़ के हमको जो भी एक्सपेंसेस दिए गए मटेरियल को और टेपरी को छोड़ के वो सारे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा 2,72,000 और 3,46,000 आ जाएगा पर मंथ के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 1 मंथ के ऊपर ही है। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस 1 मंथ एवरेज ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर का दिया गया है। तो यहाँ पर कितना आएगा 22,667 आ जाएगा। कैसे किया तो 2,72,000 को डिवाइड किया 12 से, वैसे ही दूसरे को भी डिवाइड करना है 12 से, तो 22,667 आ जाएगा। और सेकंड के अंदर 28,833 आ जाएगा। प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाएंगे। करंट एसेट इन्वेंटरीज के अंदर स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल 2.25 मंथ के एवरेज के ऊपर है, तो 45,000 और 67,500। और फिनिश गुड्स का कितना आएगा 1 लाख और फिनिश गुड्स का कितना आएगा 1 लाख और 1,32,000 आएगा। ये कहाँ से देखेंगे हम लोग 1 लाख और 1,32,000 तो ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमको लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स जो कि हमने फाइंड आउट किया था 1 लाख और 1,32,000 सेकंड ईयर के अंदर, तो वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर। डिटेल्स का 40,000 और 68,000, डिटेल्स का कितना था 40,000 और 68,000। ये भी क्या था हमारा 1 मंथ एवरेज सेल्स का था, इंक्लूडिंग द प्रॉफिट वाला था। वो कैसे निकला था, तो यहाँ पर जो हमारे को रेवेन्यू दिया गया था सेल्स रेवेन्यू 4,80,000 का, उसको डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि ये भी 1 मंथ का ही था, इसलिए यहाँ पर 40,000 आ जाएगा। और सेकंड वाले को भी डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारा आ जाएगा और डिटेल्स का 40,000 और 68,000 आ जाएगा। और फिर कैश जो हमको रखना है कितना है 10,000 रुपये का रखना है कैश। यहाँ पर हमको 10,000 रुपये का कैश कहाँ पर दिया गया था, तो यहाँ पर दिया गया था कैश बैलेंस रखना है 10,000 रुपये का, तो वो रख देंगे। तो टोटल करंट असेट आ जाएगा, या तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल देखेंगे 1,95,000, 2,77,500। करंट लायबिलिटी देखेंगे तो क्रेडिटर्स ऑफ ऑल द सप्लाई ऑफ द मटेरियल, वो हमको ऊपर के नोट्स में से जो हमने फाइंड आउट किया 23,750 और 31,875 वो लिखेंगे। उसके बाद लेस करेंगे हम लोग क्या क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 22,667 जो कि हमने ऊपर फाइंड आउट किया है। और टोटल करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगा। एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा 145,583 और 2,16,792। ये कैसा आएगा तो 1,95,000 में से माइनस करेंगे 46,417, तो हमारे पास आ जाएगा 148,583। और वैसे सेकंड ईयर के अंदर भी कर देना है। और कैश कॉस्ट बेसिस हम लोग नेक्स्ट के अंदर देखेंगे।